तो टोटल हमारे पास चार टाइप की जो है वो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, क्योंकि स्पेस और न्यूक्लियर के प्रैक्टिकल्स होते नहीं है तो वो एटीपी में भी आता नहीं। उसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं वो सब एटीपी का पार्ट है। और लास्ट टाइम ग्राफ वाला हमने किया था, ठीक है, रिकॉर्डिंग उसकी सेंड की है तो आप उसको देख लेना। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है आप दोबारा पूछ लेना, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे और भी। और उसके अलावा जो है वो जर्नल कैटेगरीज क्वेश्चंस थे। जर्नल कैटेगरीज का मतलब ये कि सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होती है, बस आप सही से इन्फॉर्मेशन को रीड करो, उसी में आंसर होता है, खुद से थ्योरी अप्लाई नहीं करनी होती एटीपी में। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये हमने डिस्कस की थी कि लाइट का जो सेक्शन है, ठीक है, उसके हमने कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि लाइट में आपको कुछ चीज़ें बतानी थी। और प्लानिंग वाला क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 4 कंपलसरी, वो रहता है। ये दो चीज़ें हमारे पास बस रहती हैं। अच्छा, लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट में एक आपको टॉपिक या एक सेटअप आप कह लो क्वेश्चन का बहुत रिपीटेड मिलेगा, ये लेंस वाला। ठीक है, लेंस वाला आपको सेटअप बहुत बार रिपीटेडली नजर आएगा। जैसे अभी आप ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे पेपर में, ठीक है, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो अभी लेंस वाला है जो मैंने आपको बताया, ये देखो एक और सेम वही रिपीट हो रहा है मेथड। ठीक है, ये भी सेम है, ये एक ऑलरेडी सॉल्व है, ये भी सेम सेटअप है। ठीक है, सेम सेटअप। तो 5-6 बार तो आप ये सेटअप जो है वो रीसेंट पेपर्स में कंसेक्यूटिव देख चुके हो। तो एक क्वेश्चन तो लाजमी आपके पास या तो लेंस का होगा, अगर लेंस का क्वेश्चन नहीं आया लाइट में से, तो उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो फिर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से आएगा। ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसा होता है, वो इस तरह का होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, सबको पता है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, इस तरह कुछ मार्किंग्स होती हैं। अब वो आपको सारी इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे आप यहाँ पर देखो सारी इंस्ट्रक्शन गिवन है। इसमें बस ये होता है कि थोड़ी इंस्ट्रक्शन लेंदी होती है। जैसे आप सी वाली इंस्ट्रक्शन देखो, इतनी लेंदी है और उसका 1 मार्क है। तो बस इसमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाओ और लाइंस बनाते जाओ। ठीक है, डी पार्ट वाली भी देखो, इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन है, 1 ही मार्क है। तो बेसिकली वो आपसे डायग्राम कंप्लीट करवाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन अपने तरीके से। तो आपको इंस्ट्रक्शन रीड करके ड्रॉ करनी पड़ती है, होता बहुत आसान है, बस इंस्ट्रक्शन लंबी होती है, पढ़ना पड़ता है पूरा। फिर डायग्राम पे जाके पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं, जो वो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। फिर उनको ज्वाइन करना, कंबाइन करना। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप परफॉर्म करते हो। तो दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये होता है। ठीक है। तो ये भी इजी होता है, बस ये थोड़ा सा उससे लेंदी हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी आपको डिटेल पढ़ने के बाद एक लाइन मार्क करने को मिलती है। तो इसमें दो तरह के, ये देखो ये रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसमें भी सारी इंस्ट्रक्शन गिवन है। ठीक है। तो लाइट में आपके पास प्रोटेक्टर, कंपास, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम लेंस वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये वाला देखेंगे। तो ये दो कैटेगरीज के क्वेश्चन आपको लाइट में मिलेंगे, और लाइट पे ऑलरेडी अलग से भी वीडियोस पुरानी बनी हुई भी हैं, जिसमें ये क्वेश्चन मतलब वन इंडिविजुअली क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो वो भी मैं आज सेंड कर दूंगा इसके साथ ही, ताकि आप उनको भी एक ही साथ गो थ्रू कर लो। ठीक है, क्योंकि एटीपी आसान है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। आप सिर्फ डेली बस एक दो पेपर, मतलब एक दो पेपर भी अगर करते हो आराम से हो जाएंगी, क्योंकि शॉर्ट होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। इसमें थ्योरी तो होती नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत आसान है। इसमें लिखा हुआ है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय अ लेंस, इट शोज द सेटअप। अच्छा, ये वाला सेटअप इतना रिपीटेडली है, और ये आपको डायग्राम भी इसकी याद कर लेना आप देखकर, क्योंकि जब प्लानिंग क्वेश्चन करेंगे ना, तो प्लानिंग क्वेश्चन में भी ये वाला सेटअप आता है। मतलब वो आपको जब प्लानिंग क्वेश्चन करेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। उसमें ये होता है, इंस्ट्रक्शन गिवन होती है, आपने पूरा प्रोसेस लिखना होता है कि कैसे परफॉर्म करना है। तो उसमें कभी कभार डायग्राम बनाने को कहते हैं, तो यही वाली डायग्राम एज इट इज कॉपी पेस्ट होगी वहां पर, क्योंकि यही एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर ये आपको हाइट नज़र आ रही है ऑब्जेक्ट की, और इन्होंने आपसे कहा है कि मेजर द हाइट HO। अच्छा, मेजर का मतलब आपको पता है कि मेजर करना होगा किसी इंस्ट्रूमेंट से, कैलकुलेट नहीं करना। तो जाहिर सी बात है, ये हाइट हम मेजर करेंगे रूलर से। ठीक है। तो आपके पास जब पेपर पर आप इसको मेजर करोगे तो रूलर से मेजर करोगे। अभी हम स्क्रीन पर अगर इसे मेजर करें, तो अभी क्योंकि स्क्रीन पर ये है कि अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ ये छोटी हो जाएगी लेंथ, जूम इन करता हूँ तो बड़ी हो जाएगी लेंथ। तो फिलहाल मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको यहीं पर जूम लेवल इसका रहने देते हैं।
ठीक है, लेकिन आपके पास रीडिंग जो है वो थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन पे मार्क कर रहा हूँ। जब आप पेपर पे प्रिंट आउट पे करोगे तो वो थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन मेन आइडिया समझने वाला ये है कि मार्किंग करनी कैसे है रूलर से, बस मेन आइडिया इतना सा है। तो ये आ रहा है मेरे पास 1.1 2 3 4 5 6 7 8, 1.8 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास पहला पार्ट हो गया, पर रूलर से मेजरमेंट करनी थी और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम अभी आप देख रहे हो ये 1/10 स्केल है। मतलब जब आप रियल में प्रैक्टिकल करोगे और अभी जब आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो, पेपर पे तो स्पेस कम होता है, तो इसको हमने 10 टाइम छोटा करके बनाया है। ठीक है, मतलब ये अगर जैसे 1.8 है, तो एक्चुअल में आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसकी ओरिजिनल हाइट पता चल जाएगी। ठीक है। ऑन फिगर 3.1 मेजर द डिस्टेंस यू। तो यू अगर आप डायग्राम में देखो तो वो ये रहा, ऑब्जेक्ट और लेंस का डिस्टेंस। इसको भी आपने रूलर से मेजर करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ रूलर से मेजरमेंट है मैं वहाँ लिख रहा हूँ, ताकि बाद में आपको याद रहे कि ये हमने वैल्यू लिखी कहाँ से थी, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, फिर रिवीजन करते हुए याद नहीं आता कि ये वैल्यू आई कहाँ से थी। तो ये आ रही है कुछ 2.4 अभी मेरे पास स्क्रीन पर। तो ये भी रूलर से मेजरमेंट की है, कुछ इसमें नया नहीं है। सेकेंड पार्ट, द एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ये देखो, ये 20 सेंटीमीटर है एक्चुअल, यानी ये 2.4 नहीं, ये 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि अब हमने स्क्रीन जूम इन की हुई है तो इसलिए हमारे पास वैल्यू बड़ी आएगी, तो उसका कोई मसला नहीं है। तो एक्चुअल आपके पास डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, उन्होंने आपको बताया द स्टूडेंट प्लेसेस द लेंस एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ही मूव्स द स्क्रीन स्लोली until a clearly focused image is formed on the screen। तो ये वही सारी चीज़ें जो हम लाइट चैप्टर में पढ़ते थे, यहाँ पे प्रैक्टिकल बस उसकी चीज़ें मेंशन है। उसके बाद he measures the distance v between the center of the lens and the screen। This distance is represented to scale by the distance v। Using figure 3.1 determine the actual distance v between the center of lens and screen, show your working। ठीक है। अच्छा, अभी जो बात हो रही थी ना ये 1/10 वाली, तो एक्चुअल का मतलब कि रियल जो डिस्टेंस है वो आपके पास कुछ और है, वो ग्रेटर है। अभी हम जो लिख रहे हैं वो उसका 10 टाइम लेस लिख रहे हैं, क्योंकि पेपर पे हम इतनी बड़ी मेजरमेंट ड्रॉ करके दिखा नहीं सकते, क्योंकि पेपर पे स्पेस ही नहीं है। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने आपको एक्चुअल डिस्टेंस बताया था ना यू का, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से वी का भी आपने मेंशन करना है। तो अब जैसे वी की अगर हम मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर, तो फिलहाल अभी मेरे पास अगर स्क्रीन पर देखें तो ये आ रहा है 9.6। ठीक है, तो अभी रूलर से मेजर करने के बाद 9.6, इसे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, क्योंकि उन्होंने कहा था ना ये 1/10 है। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास एक्चुअल हो गया। तो ये वाला भी क्वेश्चन ना अक्सर रिपीटेड आपको मिलेगा पेपर में, कि ये 1/10 है, 1/5 है, इस तरह से करके जो है वो मेजरमेंट्स होंगी। आगे देखते हैं, कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड इन टेबल 3.1 मैग्निफिकेशन एम यूजिंग दिस इक्वेशन।
तो मैग्नीफिकेशन का आपको फॉर्मूला उन्होंने दे दिया। और यहाँ पर जैसे v की वैल्यू अगर हम नोट करके लिखें, तो अभी v की एक्चुअल वैल्यू आई थी 96। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 96। ठीक है। और m इक्वल है v अपॉन यू के। तो v की वैल्यू 96, u की वैल्यू 20, ये आ रहा है 4.8। ठीक है। और उसके बाद है एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। द स्टूडेंट मेजर्स द हाइट ऑफ इमेज एच आई। एच आई की वैल्यू गिवन है। एच ओ आपको याद होगा, हमने अभी फर्स्ट पार्ट में जो है वो मेजर करके लिखा था। ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलेगी। एच आई की वैल्यू आप देख सकते हो टेबल में गिवन है। एच ओ की वैल्यू के लिए आपको जो है वो ऊपर जाना पड़ेगा दोबारा से डायग्राम पे। ये रहा, ये था 1.8। तो एच आई जो है वो 5.9 है और 1.8, राउंड ऑफ 3.3 आ रहा है। The student repeats the procedure using u is equals to 30 centimeter. The reading and results are shown in table 3.1. Another student suggests that magnification m is equals to this value. State whether the results agree with suggestion. Justify your statement by reference to the result. अच्छा, ये वाला जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें आपने खुद से कोई आइडिया नहीं लिखना। ठीक है। आपने जो है वो जो भी वैल्यूज गिवन है टेबल में उसको रेफर करना है। ठीक है। अब जैसे उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट ने रिपीट किया 30 सेंटीमीटर के लिए, और वो वैल्यू आप देख सकते हो टेबल में गिवन है। तो 30 सेंटीमीटर पे जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अनदर स्टूडेंट सजेस्ट दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है। अभी आप प्रीवियस पार्ट में अगर देखो, तो आपने मैग्निफिकेशन किससे निकाली थी? आपने मैग्निफिकेशन निकाली थी इस वैल्यू से। ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि मैग्निफिकेशन हम इससे भी निकाल सकते हैं, तो वो भी सही आएगी। ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना होता है कि वो किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। तो अभी हमने मैग्निफिकेशन ऊपर देखा था वी अपॉन यू से आ रही थी। ठीक है। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन हमने कैलकुलेट की थी वी अपॉन यू से। अब वो कह रहे हैं कि अगर सजेशन उन्होंने दिया कि एच आई अपॉन एच ओ से कैलकुलेट करते हैं मैग्निफिकेशन, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो आप एक बार कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है। जैसे आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यूज तो गिवन है ऑलरेडी। ठीक है। 4.8, 1.16, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। जैसे हम एच आई यानी 5.9 और डिवाइडेड बाय एच ओ करते हैं। एच ओ की वैल्यू थी बल्कि ये लिखा हुआ है ना, इसका रेशियो है 3.3। एक रिजल्ट ये रहा, और उसके सामने एक रिजल्ट ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। ठीक है। तो इसका मतलब है इनके रिजल्ट्स आपके पास जैसे फर्स्ट वाला रिजल्ट है ना जो हमने रेड कलर से खुद लिखा है, उसमें थोड़ा डिफरेंस ज्यादा इस वजह से आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपके पास ये हाइट हमने मेजर की थी ना, अगेन वही स्क्रीन पे थोड़ा सा हमारे पास जूम ज्यादा किया हुआ है, तो हमारे पास वैल्यू बड़ी आ रही थी। ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू उन्होंने लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली देखे तो वो वैल्यू क्लोज है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यू अपॉन वी से मैग्निफिकेशन निकालें या एच आई अपॉन एच ओ से निकालें मैग्निफिकेशन, तो दोनों कंडीशंस में मैग्निफिकेशन आपके पास सेम ही आएगी। ठीक है। उनमें कोई आपके पास डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यस, सजेशन करेक्ट है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता, अब जैसे 1.16 है, अगर आप इसे राउंड ऑफ कर दो तो 1.2 बन जाएगी। ठीक है। तो ये तो क्लोज क्लोज है। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो यस,
और जस्टिफिकेशन की अगर बात करें तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, द रिजल्ट ऑफ एम होन टेबल इक्वल, या ऑलमोस्ट इक्वल लिख देते हैं हम, एग्जैक्टली नहीं, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेशियो ऑफ HI/HO। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं लिखनी है आपने, कोई थ्योरी नहीं अप्लाई करनी, बस जो भी रिजल्ट्स आपके पास गिवन है उसकी बेसिस पे आपने आंसर लिखना है। ठीक है। अच्छा, रेड वाली जो हमने लिखी थी वैल्यू, उसमें अगेन मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि जब आप पेपर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर रियल वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है। और सेकंड पार्ट है, सजेस्ट हाउ यू वुड कंटिन्यू टू यूज द सेम apparatus to test the suggestion that magnification m is equals to the ratio HI/HO। तो अब वो कह रहे हैं कि हम ये सेम apparatus अगर यूज करते हैं इस सजेशन को टेस्ट करने के लिए कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं, तो आपने इसमें सजेस्ट करना है कि आप इस apparatus को सेम apparatus को यूज करना चाह रहे हो, और इस चीज को आपने वेरीफाई करना है कि मैग्निफिकेशन इसके इक्वल है या नहीं। ठीक है। तो इसमें आपने सजेस्ट करना है कि हम कैसे कंटिन्यू करेंगे आगे। तो बहुत आसान सा तरीका है, अभी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो दो वैल्यूज की बेसिस पे अगर कोई चीज़ आप रिजल्ट ड्राइव कर रहे हो तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ दो बार कैलकुलेशंस की हैं। आप इसको और ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन करो। ठीक है। तो आप इसमें सजेशन दोगे कि आप सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, और सेम एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, लाइक 5, 7 या 8 रीडिंग्स आप लो। फिर आपको ऑन एवरेज पता चलेगा कि आपकी रीडिंग जो है वो दोनों क्लोज हैं या नहीं, क्योंकि दो रीडिंग से जो है वो हमें आंसर एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे, रिपीट एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यू रिकॉर्ड वी, और फाइनल हम उसका एवरेज ले लेंगे। मैग्निफिकेशन एंड रेशियो टू टेस्ट दी सजेशन। क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसमें आप खुद से कोई स्टेटमेंट फाइनल नहीं दे सकते, क्योंकि डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट में एरर्स भी आते हैं और सबकी वैल्यू सेम भी नहीं आती। तो इसलिए हम इसमें कुछ भी अपनी तरफ से बिल्कुल फाइनल नहीं आंसर लिखते। जो भी एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज हैं उनकी बेसिस पर ही आपको सारे आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है। तो ये एक आपके पास 11 मार्क का क्वेश्चन हो गया, बस इसमें ये 4 मार्क के थोड़े से सजेशंस आते हैं, और इसमें मोस्टली इसी तरह के आपको मिलेंगे। बाकी आपने देखा था कि इसमें सारी वैल्यूज इजी थी, बस आपने रूलर से मेजर करनी थी। ठीक है। एक आपके पास ये टाइप का क्वेश्चन हो गया।
अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करते हो प्लानिंग वाले क्वेश्चन की, ठीक है, इसके साथ ही गिवन है। ठीक है, प्लानिंग वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्लानिंग वाले क्वेश्चन में ये है कि ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ लाइट चैप्टर से आता हो, वो जो चार टॉपिक्स है हमारे पास वो किसी में से भी आ सकता है। ठीक है, अभी हम लाइट से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे इसमें आप देखो सारी इंस्ट्रक्शन आपको उन्होंने एक ही जगह पर लिख कर दे दी। इसमें वो सेटअप उस तरह से नहीं है कि एक एक पार्ट गिवन हो और आपने आंसर लिखना हो। इसमें सारी आपको स्टेटमेंट एक साथ दे दिए और नीचे कुछ पॉइंट्स होंगे जिनका आपने आंसर लिखना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से आप स्टार्ट करो। ये प्लानिंग वाला क्वेश्चन है। A student investigates the effect of the changing color of light on the focal length of a lens। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी उन्होंने आपको दे दिया कि आप इससे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है। उसके बाद डिस्टेंस u इज द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। तो अभी आपको याद होगा जो अभी हम सेटअप देख रहे थे ये उसी की बात हो रही है। डिस्टेंस u फिर से आ गया, डिस्टेंस v फिर से आ गया। उसके बाद ये जो लाइन होती है ना, प्लान एंड एक्सपेरिमेंट, ये आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि मोस्टली क्या होता है, आपको दो क्वांटिटीज दी जाती है जिनको आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करना चाह रहे हो। ठीक है, वो आपको इसी लाइन में मिलता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कलर ऑफ लाइट ऑन द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो अब आप देखो उन्होंने दो चीज़ों का कंपैरिजन जो है वो स्पेसिफिक बताया है। ठीक है, इन दो चीज़ों को आपने टेस्ट करना है जिनको हमने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। ये आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आपने याद रखना है कि ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको आप टेस्ट करना चाह रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट में। मतलब एक्सपेरिमेंट आप किस लिए कर रहे हो, इन दो को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए। ये आपकी मेन थीम है। ठीक है, अब उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अपैरेटस आप यूज़ करोगे वो ये सब अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें आपके पास अपैरेटस में अवेलेबल है, इन्हें आप यूज़ कर सकते हो एक्सपेरिमेंट में। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि और भी अपैरेटस जो स्कूल लेबोरेटरी में आपको मिल जाएगा वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि अपैरेटस लिखने के लिए कुछ अपैरेटस वो मिसिंग कर देते हैं, जैसे स्टॉप वॉच, रूलर। ये अपैरेटस कभी कभार लिखे नहीं होते और हमारे पास ये यूज़ होने होते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो वो अलग से आपसे पूछते हैं कि आप एडिशनल अपैरेटस लिखो जो आपको चाहिए, तो उस वक्त मार्क मिलेगा। अगर अभी आप कोई अपैरेटस खुद से लिखते हो तो उस पर मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्क आपको किन चीज़ों पे मिलेगा, ये वाली जो वैल्यूज है ना, पॉइंट्स, सिर्फ मार्किंग इन पे होगी। ठीक है, सिर्फ ये बुलेट पॉइंट्स के मार्क्स हैं। इसके अलावा जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है वो आपको रेफरेंस के तौर पे दी है। वहां से अगर आप कुछ भी इंक्लूड करते हो अपने आंसर में तो उसका कोई एडिशनल मार्क नहीं है, जो मार्क होंगे वो इन्हीं के मिलेंगे आपको। ठीक है, सबसे पहली बात, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लेंस वाला सेटअप रिपीट होता है, तो इसमें जो डायग्राम बनेगी, अभी आपने क्वेश्चन भी पढ़ा तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये सेम सेटअप है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पेज नंबर 69 पे डायग्राम है ये वाली। ठीक है, फिगर 3.1, ये आपने कॉपी पेस्ट करनी है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, अभी क्योंकि ये बनी हुई है तो आपने बस इसी तरह से बनानी है, इसमें ज़्यादा कोई डिटेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पेज नंबर 69 वाली डायग्राम हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ भी नया नहीं करना। तो इसलिए आपको मैंने लेंस वाले क्वेश्चन से पहले बताया था कि ये वाला आपके पास बहुत ज़्यादा रिपीट होगा। अभी एक में उन्होंने आपको एक्सपेरिमेंट दिया और एक में आपसे खुद पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसका मार्क मिल जाएगा डायग्राम का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर, तो आपको डायग्राम पर जो है वो मार्क्स मिल गए 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू द इन्वेस्टिगेशन
अब ये वाला पार्ट जो है वो लाजमी आता है, मतलब ये कंपलसरी है, मतलब इसका मतलब है प्रोसीजर लिखना है आपने। तो जाहिर सी बात है जब वो आपसे एक्सपेरिमेंट पूछ रहे हैं तो प्रोसीजर आप ही बताओगे पूरा, क्योंकि उन्होंने तो लिखा ही नहीं है। ठीक है। इंक्लूडिंग द मेजरमेंट्स यू वुड टेक। ठीक है, जो मेजरमेंट्स आपने लेनी है वो भी आप लिखोगे, परफॉर्मेंस जो भी करनी है वो भी आप लिखोगे। अच्छा, अब ये जो दो चीज़ें होती है ना ये हर बार सेम होती हैं, मतलब मेजरमेंट्स लेना और प्रोसीजर लिखना, ये हर क्वेश्चन में आता है लाजमी। ठीक है। एक आपके पास जो यहाँ पे स्टार कर रहा हूँ वो आप याद रखना, ये स्टेप नंबर 2, ये आपको हर एक्सपेरिमेंट में मिलेगा। और स्टेप नंबर ये जो 3 है, 2 और 3, 2, 3, 4, ये तीनों लाजमी आते हैं। अब जो ऊपर वाला डायग्राम वाला पार्ट है ना वो ज़रूरी नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता। लेकिन प्रोसीजर, मेजरमेंट, टेबल और रिजल्ट, ये हर किसी में लाजमी होते हैं। ठीक है। तो इसका पैटर्न हमेशा आपको सेम याद रखना है और ये हर बार आपके पास एज इट इज़ आता रहेगा। ठीक है। अब इसमें हम लिखते हैं प्रोसीजर। ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर में होगा ये। अच्छा, अगर प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में आप एक फ्रेज याद रखना इसमें, उससे आपको ये याद रहेगा कि प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे मंकी, रियली, रॉक्स। ठीक है, ये एक फ्रेज बस आप अगर याद रख लेते हो जैसे, तो इसमें आपको ये याद रहेगा कि आपने प्रोसीजर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करनी है जिसके मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, कुछ लोग होता है प्रोसीजर लिख तो देते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर जो है ना मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड उतना सही नहीं होता, मतलब वो बहुत जर्नल लिख देते हैं। ठीक है, जो हमें लिखना चाहिए वो नहीं लिखते। तो इसलिए आपके पास ये जैसे फ्रेज है, इस फ्रेज को अगर आप देखो तो एम का मतलब यहाँ पर ये होगा कि मेजर, आपने लाजमी ये चीज़ बतानी है कि आपने मेजर क्या किया। ठीक है। और उसके बाद आपने रिकॉर्ड क्या किया, और लास्ट में फिर रिपीट करना है उसे लाजमी। तो रिपीटेशन वाले स्टेप तो लाजमी आपके पास हर एक्सपेरिमेंट में आने ही चाहिए। तो ये आपके पास एक फ्रेज हो गया, इससे आपको याद रहेगा कि ये तीन चीज़ें आपके मेथड में लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेथड बहुत सिंपल सा है। जैसे अभी आपने डायग्राम देखी, ये वाली डायग्राम आप बनाओगे, अब ये वाली डायग्राम आपने बना दी। अब इसमें होगा क्या कि आप इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था कि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज किया था। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज करने के बाद आपके पास इमेज अलग अलग डिस्टेंस पे आ रही थी। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रखोगे तो आपके पास इमेज जो होगी वो डिफरेंट पोजीशंस पर बनेगी। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव करोगे स्लाइटली, फिर आप स्क्रीन को मूव करोगे जब तक आपको शार्प इमेज ना मिल जाए। इसी तरह फिर आप दोबारा डिस्टेंस उसका चेंज करोगे ऑब्जेक्ट का, फिर आपको नई इमेज की पोजीशन मिलेगी। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। ठीक है। और उसके बाद जो u और v की वैल्यू है ना ये आपने मेंशन करनी है कि u और v को आप रिकॉर्ड करते जाओगे टाइम के साथ साथ। ठीक है। और फिर फाइनल जो है वो एक्सपेरिमेंट आप फोकल लेंथ जो f का फॉर्मूला दिया था उसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लोगे, फिर इस एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करोगे। ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है आपके पास, आप अपनी मर्जी से पैराग्राफ लिख सकते हो। मैं आपको इसमें स्टेप्स बता देता हूँ। पहले आप ये लिखोगे, प्लेस ऑब्जेक्ट
एट डिस्टेंस यू फ्रॉम लेंस एंड मेजर यूजिंग रूलर एंड मूव स्क्रीन until clear and sharp image इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो जब तक आपको शार्प इमेज नहीं मिल जाएगी तब तक आप जो है वो मिरर को उसमें मूव करोगे, सॉरी स्क्रीन को मूव करोगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जब आपको शार्प इमेज मिल जाएगी तो वो जो वी डिस्टेंस था ना लेंस और उसका स्क्रीन का, वो आप मेजर कर लोगे। ठीक है। मेजर वी यूजिंग रूलर। ठीक है। तो वी भी मेजर हो जाएगा। अच्छा, अब आपने एक रीडिंग रिकॉर्ड कर ली। अब उन्होंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, ये रहा। यू और वी निकालने के बाद आप इस फॉर्मूला में रखोगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना। कैलकुलेट एफ यूजिंग इक्वेशन। तो जो उन्होंने इक्वेशन दी है वो हम इक्वेशन यूज कर लेंगे। ठीक है। अब आप ये देखो, जो मेजर रिकॉर्ड था वो वाली हमने बात लिख दी। अब रह गया लास्ट स्टेप, रिपीट वाला। तो अब हम लास्ट लिखेंगे रिपीट एक्सपेरिमेंट। रिपीट एक्सपेरिमेंट फॉर मोर वैल्यूज ऑफ यू एंड वी। ठीक है, ये आपके पास प्रोसीजर हो गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसीजर आपने नहीं लिखना होता। ठीक है, बस टू द पॉइंट आपने जो अब जैसे यहाँ पर बात हो रही थी ना, कि आपने जो है वो चेंजिंग कलर करके और फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर मेजरमेंट कर दी। अब इसमें एक चीज़ ये रह गई कि हमने जो रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट उसमें कलर भी चेंज करने थे। ठीक है, तो ये वाली बात आप ऐड कर दोगे। ठीक है। और यहाँ पर आपने फॉर मोर वैल्यूज ऑफ यू एंड वी विथ चेंजिंग कलर, क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि कलर चेंज करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास ना कुछ क्वांटिटीज होती हैं। जैसे वो वाला क्वेश्चन इन्होंने इसमें नहीं पूछा, मैं आपको बता देता हूँ ताकि बाकी क्वेश्चंस के लिए भी हो जाए। एक क्वेश्चन वो ऐसा पूछते हैं आपसे प्लानिंग में, जिसमें ये लिखा होता है कि आपने ये बताना है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है,
या वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, या कांस्टेंट कौन सा है। ठीक है। तो वो इन तीनों के बारे में या किसी एक के बारे में या दो के बारे में भी पूछते हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में उन्होंने नहीं पूछा। ठीक है। लेकिन ये है कि वो किसी और क्वेश्चन में आपसे लाजमी पूछ सकते हैं। उसके लिए भी एक फ्रेज है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर यूज करोगे आई डोंट केयर। ठीक है, ये आप फ्रेज याद रखो उसमें। और इससे आपको, इसका मतलब ये होगा, आई का मतलब होगा इंडिपेंडेंट। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन में अगर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पिक करना हो तो कैसे करोगे, डिपेंडेंट को कैसे इसमें से आप सेलेक्ट करोगे, और कांस्टेंट को कैसे सेलेक्ट करोगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन किसी और क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको इसी के साथ बता रहा हूँ ताकि आपका प्लानिंग वाला क्वेश्चन पूरा हो जाए। अच्छा, इंडिपेंडेंट फैक्टर वो होता है, वैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, इंडिपेंडेंट जिसको आप चेंज करते हो, जिसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। जैसे अभी इसमें डिस्टेंस था ना, यू, तो आप अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हो, तो वो इंडिपेंडेंट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप जैसे देखो, यू वो इंडिपेंडेंट है, आप जहां भी रखना चाहो रख सकते हो स्टार्ट में। और डिपेंडेंट जो होगा, वो जाहिर सी बात है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा होगा, वो होगा वी। क्योंकि यू चेंज होगा तो वी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब कांस्टेंट फैक्टर इसमें क्या होगा आपके पास, जैसे लेंस की जो फोकल लेंथ है वो सेम रहेगी, या आप इसमें कह लो कि जो कलर फिल्टर है वो सेम रहेगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से कोई एक फैक्टर लाजमी इसमें कांस्टेंट होता है। इसमें उन्होंने इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि इसमें कलर फिल्टर दे दिया, कलर फिल्टर को मेजर तो नहीं कर सकते आप, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन इन्होंने इसमें पूछा नहीं है। लेकिन दूसरे क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसमें वो आपसे पूछेंगे, तो वहां पर आपने ये फ्रेज याद रखना है कि तीन चीजों का आपको पता करना उसमें आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो लास्ट दो चीजें रह गई, उसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अ सूटेबल टेबल विथ कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ यू वुड डिस्प्ले योर रीडिंग्स। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर एनी रीडिंग। तो आपने रीडिंग नहीं लिखनी, बस टेबल एक स्केच बनाकर दिखाना उसका कि कौन कौन सी क्वांटिटी आप टेबल में लोगे और उनके यूनिट्स क्या क्या होंगे। ठीक है। और फाइनली कि आप अपना रिजल्ट कैसे ड्राइव करोगे। भाई ये दो चीज़ें ये हर बार आती हैं, हर क्वेश्चन में आती हैं। तो टेबल आप बनाओगे, बहुत आसान है टेबल। जैसे टेबल में हमारे पास एक चीज़ आएगी लाजमी, कलर फिल्टर, क्योंकि उन्होंने हमें स्पेशली वहां पर बोला था कि आपने कलर फिल्टर को उसके साथ कंपेयर करना है। तो टेबल में एक क्वांटिटी आएगी कलर की। ठीक है, एक क्वांटिटी कलर की आ गई। उसके साथ फिर हमने यू मेजर किया था सेंटीमीटर में, वो आ जाएगा। फिर उसके साथ वी मेजर हुआ था, वो आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट में फोकल लेंथ हमने मेजर की थी, वो आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से टेबल बनेगा। अच्छा, आपको वैसे वो ब्लैंक लाइंस दी जाएंगी, इस वाले क्वेश्चन के साथ वो पेज डिलीट हो गया था गलती से, वरना आपको ऐसे ब्लैंक लाइन दी जाएंगी। तो उन ब्लैंक लाइन में आप वन बाय वन हेडिंग डाल के इसी तरह आंसर लिखोगे। ठीक है। और लास्ट रह गया रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट में क्या होता है कि 99% क्वेश्चंस के आंसर में रिजल्ट में हम एक ही चीज़ लिखते हैं कि ग्राफ बना के उसमें सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे, और उसके ग्राफ के बिहेवियर से हमें पता चल जाएगा कि दोनों क्वांटिटी डायरेक्टली है, इनवर्सली है, कांस्टेंट है या क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें बताना तो है नहीं अभी, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस की नहीं है तो हमें पता ही नहीं है रिजल्ट क्या आएगा। तो हमें बस जर्नल आइडिया देना है। ठीक है।
तो इस वजह से हम यहाँ पर सिर्फ ये लिखेंगे, अब क्योंकि कलर है ना, कलर अगेन मेजर तो नहीं हो सकता, तो हम वो डॉट वाला ग्राफ तो बना नहीं सकते, लेकिन हम बार ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने रेड कलर लिखा, उसका एक ग्राफ मतलब वर्टिकल बना दिया कि कलर कितना ऊपर जा रहा है। ब्लू कलर लिख दिया, ब्लू कलर के बारे में बना दिया। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, प्लॉट अ बार ग्राफ एंड कंपेयर कलर विथ फोकल लेंथ। क्योंकि उसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि किस कलर में कितना आपके पास बार पीक पर जा रहा है। ठीक है, जिसका बार पीक पर जा रहा होगा उसमें आपको पता चल जाएगा इस कलर की फोकल लेंथ ज्यादा है। जिसका कम पीक पर जा रहा होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी। सिंपल। ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन? तो ये आपके पास प्लानिंग क्वेश्चन था। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, और भी प्रैक्टिस करेंगे। ये तो एक ही क्वेश्चन था रेफरेंस के लिए, और ये आपके पास लाजमी क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जब बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।